हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी मित्रों का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रूव कर पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको हम बता दें, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सामाजिक विज्ञान, है ना। सामाजिक विज्ञान के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो फिर आप बिल्कुल भी गलतियाँ ना करें अगर आपसे यहाँ से कभी भी पूछ लिया जाए। हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे सारे के सारे वन लाइनर प्रश्न, है ना। जो वन लाइनर प्रश्न होंगे उन सारे प्रश्नों को हम लोग कवर करने वाले हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, जिससे आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, यानी जिन प्रश्नों में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, शेर शाह सूरी के बचपन का नाम अगर आपसे पूछा जाता है, भाई ऑप्शनल आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बताइए शेर शाह सूरी के बचपन का नाम क्या था, तो आप आंसर क्या करेंगे, फरीद कर देंगे। शेर शाह ने भूमि की पैमाइश किससे कराई, तो आंसर रहेगा रस्सी से कराई। जो शेर शाह सूरी था इसने भूमि की जो पैमाइश कराना यानी भूमि की माप कराना किससे के माध्यम से कराई थी या किसके द्वारा कराई थी, तो रस्सी के द्वारा कराई गई थी। कन्नौज का युद्ध कब हुआ, 1540 ईस्वी में कन्नौज का युद्ध हुआ था। शेर शाह की मृत्यु कब हुई थी, तो 1545 ईस्वी में शेर शाह सूरी की मृत्यु हुई। आप सभी लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है, कालिंजर का दुर्ग कहाँ स्थित है, तो भैया रोहेलखंड। आंसर क्या रहेगा, रोहेलखंड रहेगा। सभी लोग याद रखना, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कालिंजर का दुर्ग कहाँ स्थित है, तो आप आंसर रोहेलखंड करेंगे। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है, तो आप सहसराम में करेंगे, यानी सासाराम जिसको बोलते हैं, वहीं पर शेर शाह सूरी का जो है वो मकबरा स्थित है। सभी लोग इस चीज़ को याद रखिए अच्छे से। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, तो 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, याद रखेंगे। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो बाबर के द्वारा। क्योंकि आपको पता होगा जब पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, तो इब्राहिम लोदी को उसमें मारा गया था बाबर के द्वारा। बाबर इसमें विजयी हुआ था, तभी से मुगल डायनेस्टी यानी मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी गई। बात करें अगर बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध किस स्थान पर हुआ, तो बाबर और राणा सांगा के बीच में जो युद्ध हुआ वो खानवा में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, खानवा में। नेक्स्ट है, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजू के बाबरी किस भाषा में लिखी थी, तो तुर्की भाषा में लिखी। बाबर की जो आत्मकथा थी तुजू के बाबरी, इसको तुर्की भाषा में लिखा गया। नेक्स्ट है, मराठा साम्राज्य के प्रथम शासक कौन थे, तो शिवाजी थे। शिवाजी जो थे ये मराठा साम्राज्य के प्रथम शासक थे। नेक्स्ट है, ताजमहल का निर्माण किसकी स्मृति में कराया था, तो मुमताज महल की स्मृति में ताजमहल का निर्माण करवाया गया। अगला है, आगरा का किला किसने बनवाया था, तो अकबर के द्वारा बनवाया गया आगरा का किला। नेक्स्ट है, फतेहपुर सीकरी नगर की स्थापना किसने की थी, तो आंसर रहेगा अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी नगर की स्थापना की गई। अगला है, अकबरनामा के रचयिता कौन है, तो आंसर आप लोग क्या करके आएंगे, अबुल फजल। अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया है सर, अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा लिखा गया। नेक्स्ट है, किस मुगल बादशाह के समय में चित्रकला का उत्कर्ष हुआ, यानी कौन सा मुगल बादशाह था जिसके समय में चित्रकला का उत्कर्ष हुआ था, तो आंसर आप कर देंगे जहांगीर। अगला है, एतमादुद्दौला कहाँ है, तो आगरा में है। ताजमहल का निर्माण किसने कराया था, तो आंसर आपका क्या रहेगा, शाहजहां के द्वारा ताजमहल का निर्माण कराया गया। सभी जानते हैं मुमताज महल की यादगार में शाहजहां के द्वारा ताजमहल का निर्माण जो है वो कराया गया था। दादा कोंडदेव कौन थे, तो शिवाजी के शिक्षक हुआ करते थे। शिवाजी का जन्म कब हुआ, आपका आंसर रहेगा शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में हुआ था। शिवाजी के मंत्र परिषद में कितने सदस्य थे, तो भैया 8 सदस्य थे। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी, तो रायगढ़ थी। वास्को डिगामा भारत कब आया, तो 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा जो है वो भारत आता है। नेक्स्ट है, डुप्ले का फ्रांस वापस कब बुलाया गया, जो डुप्ले था इसको फ्रांस वापसी कब बुलाई गई, तो 1754 में इसको फ्रांस वापस बुलाया गया। अगला है, हालैंड निवासी जिन्हें डच कहते हैं किस द्वीप समूह से होकर के भारत आए, तो हालैंड निवासी जो थे जिनको डच कहा जाता है ये किस द्वीप समूह से होकर के भारत आए थे, तो मलाया द्वीप समूह जो था यहाँ से होकर के ये लोग भारत आए। डचों ने पुर्तगाली शक्ति को समाप्त करके माल्टा पर अधिकार कब किया, तो 1641 ईस्वी में किया। अंग्रेजों ने महारानी एलिजाबेथ से भारत में व्यापार करने के लिए कब अनुमति मांगी, तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को अनुमति मांगी थी। नेक्स्ट है, कर्नाटक प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 1746 से 48 ईस्वी में हुआ था। अगला है, कर्नाटक के द्वितीय युद्ध के समय पांडिचेरी का फ्रांसीसी गवर्नर था, तो डुप्ले था।
1763 ईस्वी में फ्रांसीसियों को उनकी वस्तुएं किस शर्त पर वापस की गई? तो किलेबंदी नहीं करेंगे, एक ये शर्त रखी गई कि किलेबंदी नहीं की जाएगी, इस शर्त पर वस्तुओं को वापस कर दिया गया। प्लासी का युद्ध किस किस के बीच हुआ? तो सिराजुद्दौला और किलाइब के बीच में प्लासी का युद्ध हुआ था। सभी लोग याद रखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है भाई। लॉर्ड वेलेस्ली भारत का गवर्नर जनरल कब बना? तो 1798 ईस्वी में। पिंडारी कौन थे? आपसे क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाएगा भाई, पूछा जाएगा, ये बताओ पिंडारी जो लोग थे ये कौन थे? तो आप आंसर क्या करेंगे? आपका आंसर तुरंत रहेगा, पिंडारी जो थे वो लूट मार करने वाले लोग हुआ करते थे, पिंडारी। नेक्स्ट है, लॉर्ड हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर जनरल कब बना? आपसे क्वेश्चन कहा जाएगा भैया ये बताओ, लॉर्ड हेस्टिंग्स जो था ये भारत का गवर्नर जनरल कब बना? तो 1813 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग्स जो था भारत का गवर्नर जनरल बना। प्रथम सिख युद्ध कब बना भैया? 1845 ईस्वी में। 1772 में न्याय व्यवस्था में किसने सुधार किया? तो वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में न्याय व्यवस्था में सुधार किया था। ध्रुवीय वृत्त के अंदर जहाँ अधिक ठंड होती है उसको टुंड्रा प्रदेश कहते हैं, याद रखेंगे। दोनों गोलार्धों में 66.5 डिग्री अक्षांश से ध्रुवीय केंद्रों के बीच स्थित क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो भैया इसको कहा जाता है शीत कटिबंध क्षेत्र। जो दोनों गोलार्धों में 66.5 डिग्री अक्षांश से ध्रुवीय केंद्रों के बीच स्थित क्षेत्र होता है उसको भाई शीत कटिबंध कहा जाता है। अगला है, गिनी तट को श्वेत निवासियों भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? खेत निवासियों को क्या कहा जाता है? ये होना चाहिए था। तो आंसर रहेगा कब्रगाह कहा जाता है। ध्रुवीय प्रदेश के शीत प्रधान जलवायु में कनाडा के उत्तरी भाग में निवास करने वाली प्रजाति को क्या कहते थे? तो एक्सिमो प्रजाति कहते थे। क्या कहते थे? एक्सिमो प्रजाति कहा जाता था। अगला है, मलाया में रहने वालों को बोला जाता था तो सेमांग बोला जाता था। संसार की सबसे लंबी नदी किस महाद्वीप में स्थित है? तो अफ्रीका महाद्वीप में, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हालैंड निवासी जिन्हें डच कहते हैं किस द्वीप से होकर के भारत आए? तो भैया ये जो हालैंड निवासी थे जिनको डच कहा जाता था, ये जो द्वीप से होकर के आए थे उस द्वीप का नाम था मलाया द्वीप। क्या था? मलाया। डचों ने पुर्तगाली की शक्ति को समाप्त करके माल्टा पर अधिकार, ये तो हो ही गया था, पेज दोबारा से आ गया है, यहाँ से चलेगा। संसार का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो भैया ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ये संसार का सबसे छोटा महाद्वीप है। संसार की सबसे गहरी झील तो भैया बैकाल झील है। दक्षिणी गोलार्ध में स्थित महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया है। अंध महाद्वीप कहा जाता है किसको भैया? अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, कागज एवं रबर उद्योग में प्रयुक्त होने वाला वृक्ष कौन सा है? तो कोनीफेरस है, डेसीडियस है, स्कैंडिनेवियस है। ये सारे वृक्ष जो हैं कागज और रबर उद्योग में प्रयुक्त होते हैं। आपसे क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। और दोस्तों हम आपको बता दें, हमारी तबीयत थोड़ी ज़्यादा बिगड़ गई थी इसलिए क्लासें नहीं हो पा रही हैं आपकी, लेकिन होली के बाद में आपकी विधिवत तरीके से सही से क्लास होंगी। और आज से हम कोशिश ये करेंगे कि आपको कुछ क्लासें ज़रूर प्रोवाइड कराएं, जो कि ये क्लास आपको मिल रही है और भी क्लास आपको मिलेंगी। लेकिन ऐसे ही आप लोग क्लास में आते रहिए, ये नहीं कि भूल जाएं क्लास अगर किसी कारणवश समस्या बस नहीं हो पाई। आप सभी को पता है कि पूजा मैम की भी माँ की तबीयत ख़राब थी इसलिए उनकी क्लास नहीं हो पाई, सभी लोग जानते हैं। तो समस्याएं आती रहती हैं जीवन में, तो ऐसा ही हुआ भाई, इसलिए क्लासें आपकी नहीं हो पाई सही से, लेकिन आपकी बहुत जल्द क्लासें सही से होने लग जाएंगी। अभ्रक उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? तो प्रथम है। चांदी उत्पादन में मैक्सिको का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भैया प्रथम है। तांबा उत्पादन में प्रथम स्थान चिली का है। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो भैया चाइना में कागज का आविष्कार हुआ। अगला है, लकड़ी या वन काटना कौन सा व्यवसाय है? तो इसको प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत रखा गया है, लकड़ी और वन काटने को। नेक्स्ट है, कोलार सोने की खान किस राज्य में है? तो कर्नाटक राज्य में है। डिगबोई किस राज्य में है? तो भैया असम में है। नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? तो भैया उत्तर प्रदेश में है। बेला डीला लौह अयस्क क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो भैया मध्य प्रदेश में है। सागर सम्राट है, तेल खोज जलयान है सागर सम्राट। खनिज तेल क्षेत्र है तो आपका आंसर रहेगा मुंबई हाई, आलिया भट्ट, बसीन, ये खनिज तेल क्षेत्र है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान तो भैया 7वां है।
भारत में कितने प्राकृतिक भागों को बांटा गया है? भारत जो है इसको कितने प्राकृतिक भागों में बांटा गया है? तो आंसर रहेगा 5 भागों में। उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना, भैया रिफाइनरी कहाँ पे है? मथुरा रिफाइनरी, सभी लोग जानते होंगे मथुरा में रिफाइनरी है ना। काला हीरा कोयले को कहा जाता है। जल संसाधनों में भारत का विश्व में स्थान तीसरा माना जाता है, सभी लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है रिहंद बांध योजना स्थित है कहाँ पर? तो भैया ये उत्तर प्रदेश में है रिहंद बांध योजना। भारत किस शक्ति के साधन सबसे अधिक आयात करता है? तो जो भारत देश हमारा ईरान इराक से सबसे ज़्यादा तेल का आयात करता है, यानी तेल को सबसे ज़्यादा अपने देश में मंगाया जाता है। और अपने यहाँ से जो निर्यात किए जाते हैं उसमें भी कई चीज़ हैं, आलू है, प्याज है, कई चीज़ें हैं और कई खनिज भी हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा आयात भारत करता है वो खनिज तेल का करता है। अगला है भारत में तेल व प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई? तो आंसर रहेगा 1956 में की गई। नेक्स्ट है संसार का सबसे छोटा, ये तो आपका दोबारा से 2 पेज ये लगे हुए हैं। नेक्स्ट है भारत में प्रथम सौर ऊर्जा बिजली घर बनाया गया? तो भैया लद्दाख करेंगे आंसर। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शक्ति का परंपरागत साधन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पशु। सघन हिमालय के उत्तरी पूर्वी भागों की नदियों में संभावित जल विद्युत का भाग 60% है। भारत का सब्जियों के उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो भैया द्वितीय स्थान है। नेक्स्ट है कर्नाटक का शिव समुद्रम पन बिजली घर कब प्रारंभ हुआ था? तो 1902 में। जनपद स्तर पर कितने प्रकार के न्यायालय होते हैं? तो 3 प्रकार के। राज्य के उच्च न्यायालय के विरुद्ध अपील कहाँ की जा सकती है? तो भैया उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी होती है? तो भैया 25 होती है। अगला है आयकर कैसा कर है? भैया प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2007 से 12 और 12वीं का 12 से 17। अब पंचवर्षीय योजनाएं जो है वो समाप्त कर दी गई हैं, अब कोई पंचवर्षीय योजना नहीं रही है। आप ये मान सकते हैं जो चुनाव होते हैं वो 5 साल के लिए होते हैं, लेकिन अब पंचवर्षीय योजनाओं को इस सत्र से ख़त्म कर दिया गया है। अगला है कौन सा बैंक का प्रकार नहीं है? तो साहूकार। नेक्स्ट है रिजर्व बैंक के कार्य कौन से हैं? तो भैया नोट का निर्गमन कार्य, सरकार का बैंक, विनिमय दर को स्थिर रखना, ये सारे कार्य हैं। नेक्स्ट है प्रारंभ में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो 14 बैंकें जो थीं इनका प्रारंभ में राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भैया ये बताओ प्रारंभ में कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? तो 14 बैंकों का। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में होता है। 1 रुपये का नोट निर्गमित करता है भारत सरकार। व्यापार कर लगाया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। सीमा शुल्क लगाया जाता है केंद्रीय सरकार के द्वारा। मनोरंजन कर कौन सी सरकार लगाती है? तो राज्य सरकार लगाती है। शिक्षा एवं पुस्तकें किस सूची में आती हैं? तो भैया संवर्ती सूची में आती हैं। अब हम लोग बात करेंगे, देखो मुग़ल साम्राज्य का जो उदय हुआ था, हम सभी लोगों को पता है कि मुग़ल साम्राज्य का उदय होता है पानीपत के प्रथम युद्ध से। जब पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी तब से मुग़ल साम्राज्य का उदय हुआ। मुग़ल साम्राज्य के उदय होने पर हुआ ये कि इब्राहिम जो लोदी था इसको हरा दिया था बाबर ने, और बाबर ने क्या किया था, मुग़ल साम्राज्य की स्थापना कर दी थी, है ना। अब इसको पढ़ेंगे। देखो इसमें कौन कौन शासक आए, उनका सबसे पहले क्रम, बाबर तैमूर शासक था, हुमायूं आया, अकबर आया, जहांगीर आया, इसको सलीम के नाम से जानते थे, बाबर को जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के नाम से जानते थे, अकबर को जलाउद्दीन मोहम्मद अकबर के नाम से जानते थे, शाहजहाँ आया इसके बाद में, इसको खुर्रम के नाम से, औरंगजेब 6 नंबर पे आया, 7 नंबर पे बहादुर शाह प्रथम आया जिसको मुअज्जम कहा जाता था, 8 नंबर पे जहादर शाह आया, 9 नंबर पर फ़र्रुखसियर आया, 10 नंबर पर रफ़ी उद दरजात आया, 11 नंबर पर शाहजहाँ द्वितीय आया, 12 नंबर पर मोहम्मद शाह आया, 13 नंबर पर अहमद शाह आया, 14 नंबर पर आलमगीर द्वितीय जिसको अजीजुद्दीन कहा जाता था, 15 नंबर पर शाह आलम द्वितीय जिसको अली गौहर कहा जाता था, 16 नंबर पर अकबर शाह द्वितीय जिसको मिर्ज़ा अकबर कहा जाता था, और 17 नंबर जो अंतिम शासक था जिसका नाम था बहादुर शाह जफ़र। सभी लोग इसको याद रखेंगे इन शासकों को। अब बात अगर आपसे कर दी जाए, भैया ये बताओ अकबर के नवरत्न कौन कौन से हैं, एक बार ये बता दो
कि अकबर के नवरत्न के अंतर्गत कौन कौन आता है, जो लोग अकबर के नवरत्नों में आते हैं उनके नाम बताओ। तो भैया अबुल फजल आते हैं, फैजी आते हैं, बीरबल आते हैं, तानसेन आते हैं, राजा मान सिंह आते हैं, टोडर मल आते हैं, अब्दुल रहीम खान खाना आते हैं, मुल्ला दो प्याजा आते हैं, हकीम हुकाम आते हैं। ये लोग अकबर के नवरत्नों में आते हैं, सभी लोग याद रखेंगे अगर आपसे कभी भी प्रश्न आ जाए। नेक्स्ट है, बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी बाबरनामा की रचना की। आप लोग इसको भी याद रखेंगे, हो सकता है कभी भी पूछ लिया जाए। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बाबर के द्वारा निम्नलिखित में से लड़ा गया युद्ध कौन सा है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बाबर के द्वारा निम्नलिखित में से लड़ा गया युद्ध कौन सा नहीं है। तो देखो, पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में लड़ी, खानवा की लड़ाई 1527 में लड़ी, चंदेरी की लड़ाई 1528 में लड़ी, और घाघरा का युद्ध जिसको घग्गर का युद्ध बोलते हैं 1529 में लड़ा। यानी 26, 27, 28, 29 एक भी साल खाली नहीं गया, लड़ाई लड़ता गया, लड़ाई लड़ता गया। तैमूर वंश से संबंध होने के कारण मुगलों को तिमूरियन भी कहा जाता है, याद रखना सभी लोग। अब कुछ शासकों के मकबरे दिए गए हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट शासक हैं, उनके मकबरे यानी जिनके आपसे पूछे जा सकते हैं। बाबर का आगरा और काबुल में है, हुमायूं का दिल्ली में है, अकबर का आगरा सिकंदरा में है, जहांगीर का लाहौर में है, शाहजहाँ का आगरा में है, औरंगजेब का भी औरंगाबाद में है। तो आप लोग इन सभी के मकबरों को भी याद रखेंगे, कभी भी आपसे मकबरे भी पूछे जा सकते हैं, तो फिर आप बिल्कुल भी गलतियां ना करें। और ये बिल्कुल भी मत सोचें कि भैया पेपर में दिक्कत होगी या हम नहीं कर पाएंगे। कैसे नहीं कर पाएंगे, हर चीज़ को 2 बार पढ़िए, ना समझ आए तो 3 बार पढ़िए, फिर भी ना समझ आए तो फिर पढ़िए, तब तक पढ़ते रहिए जब तक दिमाग में घुस ना जाए। इस प्रकार से पढ़ाई करिए कि जब तक दिमाग में ना घुस जाए तब तक आप पढ़ाई करना बंद मत करिए। नेक्स्ट है 1526 से 30। मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था। इसका जन्म फरगना में 1483 ईस्वी में हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। इसमें इब्राहिम जो था युद्ध में पराजित हो गया था। आपसे बिल्कुल एग्जैक्टली डेट अगर पूछी जाए तो 21 अप्रैल 1526 है, सभी लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है, बाबर की सफलता का मुख्य कारण उसका विशाल तोपखाना था, जिसका नेतृत्व उस्ताद अली कुली नामक व्यक्ति कर रहा था। देखो भाई, सबसे बड़ी बाबर की जो सफलता थी, जो सबसे बड़ा बाबर की सफलता का कारण था, वो था तोपखाना। अब तोपखाना में क्या था भाई, अगर एक तरफ से तलवारें चलें, दूसरे तरफ से तोप के गोले चलें, तो आप समझ सकते हैं क्या होगा, कौन जीतेगा, है ना। भारत में सर्वप्रथम पानीपत के प्रथम युद्ध में तोपों का प्रयोग हुआ। बाबर ने खानवा के युद्ध में जिहाद की घोषणा की। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी को बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ। इस युद्ध में राणा सांगा पराजित हुआ। इसी युद्ध में विजयश्री मिलने के उपरांत बाबर ने गाजी की उपाधि भी धारण की, याद रखेंगे। घाघरा का युद्ध 5 मई 1529 ईस्वी को बाबर और महमूद लोदी के मध्य हुआ। इस युद्ध में बाबर विजयी हुआ, याद रखेंगे। बाबर ने अपनी जीवन संबंधी घटनाएं तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा ग्रंथ में लिखी। सभी लोग इसको याद रखेंगे कि इसमें लिखी, तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा ग्रंथ में। बाबर के सेना नायक मीर बाकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया, याद रखेंगे। हुमायूं और शेरशाह सूरी। हुमायूं 1508 ईस्वी में काबुल में पैदा हुआ था। कहाँ पैदा हुआ? काबुल में। उसकी माँ माहम बेगम शिया संप्रदाय से संबंधित थी, याद रखेंगे। 26 जून 1539 ईस्वी को चौसा के युद्ध में हुमायूं को शेरशाह से पराजित होना पड़ा। इसी युद्ध में निजाम नामक बिस्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी, है ना। 17 मई 1540 ईस्वी को कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को शेरशाह से पराजित होना पड़ा और विवश होकर एक निर्वासित की भांति इधर उधर भटकना पड़ा। 26 जून 1555 ईस्वी को सरहिंद युद्ध की विजय ने हुमायूं को एक बार पुनः उसका खोया राज्य वापस दिला दिया। शेरशाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में राजस्व सुधार, प्रशासनिक सुधार, सैनिक सुधार, मुद्रा प्रणाली में सुधार सम्मिलित थे। हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली यानी दीन पनाह में 1564 ईस्वी में करवाया था। श्वेत संगमरमर से बना यह भारत का प्रथम गुंबद वाला मकबरा था।
कालिंजर का अभियान शेरशाह का अंतिम अभियान था। शेरशाह का मकबरा बिहार के सासाराम, कहाँ पे? बिहार के सासाराम नामक स्थान पर एक तालाब के बीच ऊंचे चबूतरे पर बना है। कृषकों की मदद के लिए शेरशाह ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की। अकबर 1556 से 1605 तक शासन में रहा। अकबर ने सर्वप्रथम कचबहा राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित करना स्टार्ट किया, है ना। इसीलिए अकबर का शासन जो था काफ़ी समय तक चला था, यही कारण था। आमेर के राजा बिहारी मल यानी भारमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर अपनी ज्येष्ठ पुत्री हरकाबाई का विवाह करने की इच्छा भी व्यक्त की। इसी राजपूत राजकुमारी से शहजादे सलीम जहांगीर का जन्म हुआ था। 1576 ईस्वी में अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, जिसमें अकबर विजयी होता है। राणा प्रताप की मृत्यु के बाद उनके पुत्र जो थे राणा अमर सिंह, इन्होंने 1615 में जहांगीर से संधि की थी। अपनी उदार धार्मिक नीति के अंतर्गत अकबर ने 1562 ईस्वी में दास प्रथा, 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर, 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त किया। अपने सामाजिक सुधार के अंतर्गत अकबर ने बाल विवाह एवं सती प्रथा को रोकने का प्रयत्न किया। मीर बख्शी मुख्यतः सैन्य विभाग का प्रमुख हुआ करता था। अकबर ने 1573 ईस्वी में घोड़ों को दागने की प्रथा का पुनः प्रचलन किया। दागना आप लोग समझते नहीं होंगे तो हम आपको बता दें दागना क्या होता है। घोड़ा दागने का मतलब ये होता है सर, आपने देखा होगा कुछ गर्म करके घोड़ों के लगा दिया जाता है। आपने देखा होगा पुराने ज़माने में सांड जो ढीले रहते हैं, गर्म करके पीछे कोई चित्र बना दिया गया, दाग, वही बोला जाता है घोड़ा दागना। आप ये ना समझना घोड़ा छोड़ना या घोड़ा दौड़ाना, ये नहीं होता है। घोड़ा दागने का मतलब ये होता है कोई एक लोहे के चीज़ को गर्म करके या कुछ भी गर्म करके घोड़ा लगा देना, उसी को बोलते हैं घोड़ा दागना। अगला है 1575 ईस्वी में अकबर ने मनसबदारी प्रथा व्यवस्था के आधार पर सैनिक संगठन किया। अकबर ने अपने शासन के 24वें वर्ष यानी 1580 ईस्वी में आईने दहशाला टोडरमल बंदोबस्त नामक नई कर प्रणाली को शुरू करके मुगल कालीन व्यवस्था को स्थायी स्वरूप प्रदान कर दिया। अकबर ने ही गुजरात विजय 1572-73 ईस्वी में की थी और फतेहपुर सीकरी नामक नगर की स्थापना भी कराई थी। हरि विजय सूरी जैन साधु था जिसे अकबर ने जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया। अगला है दिसंबर 1600 ईस्वी के समय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। इस समय इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ थी। राल्फ फिंच 1583 से 91 ईस्वी फतेहपुर सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में 1575 ईस्वी में इबादत खाने की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था दार्शनिक एवं धार्मिक विषयों पर वाद विवाद करना। ठीक है, सभी लोग याद रखेंगे इस चीज़ को, बिल्कुल भी इस चीज़ में गलतियां नहीं करेंगे। अगला है महजरनामा अबुल फजल के पिता शेख मुबारक ने तैयार किया था। किसके द्वारा? अबुल फजल के पिता शेख मुबारक के द्वारा तैयार किया गया। नेक्स्ट है गोंडवाना विजय 1564 ईस्वी में होती है। असीरगढ़ का युद्ध 1601, चित्तौड़गढ़ विजय 1568, हल्दी घाटी युद्ध 1576 ईस्वी, कालिंजर विजय 1570 में। अकबर की ये विजय है। आमेर संधि 1562, मारवाड़ विजय 1570, सभी लोग याद रखेंगे। बात की जाए अगर जहांगीर के शासनकाल की तो ये 1605 से 1627 तक चला था, सभी लोग याद रखेंगे। कब तक? 1605 से 1627 चला। आगरा के किले में 1605 ईस्वी में जहांगीर का राज्याभिषेक हुआ। 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा जहांगीर ने चलाई। अब आपसे यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है 2 अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा किसके द्वारा? भैया जहांगीर के द्वारा चलाई गई। 1615 ईस्वी में राणा अमर सिंह तथा मुगल बादशाह जहांगीर के मध्य चित्तौड़गढ़ की संधि हुई। विलियम हाकिन 1608-1611 मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला पहला अंग्रेज था। जहांगीर के समय के सर्वोत्कृष्ट चित्रकार उस्ताद मसूद और अबुल हसन थे, सभी लोग याद रखेंगे। उस्ताद मंसूर जो थे ये प्रसिद्ध पक्षी विशेषज्ञ चित्रकार था, जबकि अबुल हसन को व्यक्ति के चित्र में महारत हासिल थी। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी और उसका नाम तुजुक-ए जहांगीरी रखा। जो जहांगीर की आत्मकथा थी, अगर आपसे पूछ ली जाए तो इन्होंने अपनी भाषा में फारसी भाषा में लिखी थी
एतमादुद्दौला का मकबरा, एतमादुद्दौला का मकबरा नूरजहाँ ने 1622 से 28 ईस्वी के मध्य में अपने पिता की मृत्यु के बाद बनवाया। जहांगीर ने निसार नामक सिक्के का प्रचलन किया। 2 अस्पा क्या था? इसके अंतर्गत मनसबदारों को अपने सवार पद के 2 गुने घोड़े रखने पड़ते थे। सिंह अस्पा क्या था? इसके अंतर्गत मनसबदारों को अपने सवार पद के 3 गुने घोड़े रखने पड़ते थे। सभी लोग इस चीज़ को याद रखेंगे। 2 अस्पा और 3 अस्पा होता क्या है, जिनको नहीं पता है। शाहजहाँ 1627 से 1658। 5 फरवरी 1592 को लाहौर में शहजादा खुर्रम का जन्म हुआ था, जो बाद में शाहजहाँ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 1612 ईस्वी में आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से उसका विवाह हुआ, जो बाद में इतिहास में मुमताज़ महल के नाम से विख्यात हुई। यानी जिनको मुमताज़ महल कहा जाता है, जिनकी यादगार में ताजमहल बनवाया गया, उनका नाम पहले अर्जुमंद बानो था या अर्जुमंद बेगम था, जिनके साथ में शाहजहाँ का विवाह हुआ था, लेकिन इनको बाद में मुमताज़ महल के नाम से जाना गया। आगे क्या है, 24 फरवरी 1628 को आगरा में उसका राज्याभिषेक हुआ। दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। शाहजहाँ द्वारा जो निर्मित इमारतें थीं उसमें दीवाने आम था, दीवाने खास था, शीश महल था, मोती मस्जिद थी, खास महल था, मुखम्मन था, बुर्ज था, नगीना मस्जिद, जामा मस्जिद, ताजमहल, लाल किला, ये सारे प्रमुख माने जाते हैं। अगला है अकबर के फतेहपुर सीकरी की भांति शाहजहाँ ने दिल्ली में भी अपने नाम पर शाहजहानाबाद नामक एक नगर की स्थापना की। उपनिषदों का फारसी अनुवाद शाहजहाँ के शासनकाल में शहजादे दारा शिरोह ने सिर अकबर शीर्षक के तहत किया। शाहजहाँ के 4 पुत्रों में ज्येष्ठ द्वारा शिकोह सर्वाधिक सुशिक्षित अध्येता तथा लेखक था। उसने अनेक हिंदू ग्रंथों का अध्ययन किया एवं उपनिषदों, योग, वशिष्ठ, भगवद गीता आदि हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कराया। मुगल बादशाह शाहजहाँ द्वारा बलबन की आरंभ की गई ईरानी दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया गया। सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहाँ को मीर जुमला ने उपहार में दिया था। जो आप सभी लोग जानते होंगे कोहिनूर हीरे को, जो सुप्रसिद्ध माना जाता है, इसको मीर जुमला ने दिया हुआ था। इनको आप सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है, आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। कल की क्लास में, जो आपकी कल की क्लास होगी 9 बजे की, उसमें आप लोग औरंगजेब को पढ़ने वाले हैं सभी लोग। तो सभी लोग अच्छे से ध्यान दें और चीज़ों को अच्छे से पढ़ें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।